हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। आप लोग सब लोग अच्छे हैं ना? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा है ना आप लोग का? ये साल बच्चे, ये 2024 का सेशन जो है बच्चे, इसको अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है अच्छे से? क्योंकि पेपर फिजिक्स का टफ रहेगा, पैटर्न चेंज हो गया है बच्चे, इसलिए इस पैटर्न से क्वेश्चन आया है, उसी पैटर्न से आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिएगा। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट, और हम लोग पढ़ेंगे क्या? कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है बच्चे, और अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। चलिए तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। देखिए, कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म क्या हो गया बच्चे? हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। एंड क्या? एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है बच्चे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के। तो क्या लिखेंगे? इट स्टेट्स दैट electric force is directly proportional to the product of magnitudes of charges and electric force inversely proportional to the square of distance between क्या बोले? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। देखिए मैथमेटिकली क्या होता है? मैथमेटिकली क्या बोले हम बच्चे कि इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के। जैसे दिखाते हैं, दो चार्ज लेते हैं बच्चे हम लोग, दो चार्ज Q1 और Q2। देखिए दो चार्ज है बच्चे, Q1 है और ये Q2 है। इसके बीच का सेपरेशन बच्चे, इसके बीच का सेपरेशन क्या है? D है। क्या है? D सेपरेशन है। तो देखिए, तो दोनों चार्जेस कैसा है बच्चे? लाइक चार्ज है, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो रिपेल ईच अदर। तो किस पे देख रहे हैं? 1 पे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, देखिए भी पॉजिटिव, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चे, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है बच्चे, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग चार्जेस होता है, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग टू चार्जेस होता है। तो इसी के कारण इसके अलोंग ही होगा। तो ये हो गया क्या? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो देखिए, तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोले थे? फर्स्ट लॉ में हम लोग बोले थे कि Fe इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म का बात कर रहे हैं। अगर चार्ज निगेटिव भी होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। आ रहा है बात समझ में? और सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा? सेकेंड लॉ बच्चे, सेकेंड लॉ हो जाएगा Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के। देखिए यही दो लॉ, अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं बच्चे। कंबाइनिंग बोथ लॉ, क्या करेंगे हम लोग? बोथ लॉ को कंबाइन कर लेंगे।
तो आ गया बात समझ में आप लोग को कि कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा, बोलेगा कि जस्ट ग्रेविटेशन के तरह बच्चे, उसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चे, ये रिपल्सिव भी होगा और अट्रैक्टिव भी होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, आप लोग पढ़े हैं और ऐसे उसके बारे में हम बताएंगे भी बच्चे। तो देखिए इसको मिटाते हैं, तो देखिए कंबाइनिंग बोथ लॉ, दोनों लॉ को कंबाइन कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कंबाइनिंग करेंगे तो Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड अब बटे क्या हो जाएगा d², ये हो जाएगा कंबाइन करेंगे दोनों को। तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कंबाइनिंग बोथ लॉ, तो देखिए तो ये हो जाएगा Fe इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो K Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड अब बटे d²। K क्या है बच्चे, यहाँ पे K सम कांस्टेंट है, क्या है सम कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है K का वैल्यू जो होता है बच्चे याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसी का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन। देख लीजिए कि Fe का देखिए Fe का न्यूटन और ये d जाके मल्टीप्लाई होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो क्या हो गया इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जहां पे बच्चे Fe क्या है, तो Fe तो इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का बात करते हैं, देखिएगा ये एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग पर मीटर Vt इन फ्री स्पेस बोलते हैं। तो देखिए तो पर मीटर Vt इन फ्री स्पेस, तो इसका वैल्यू क्या होगा 8.85 × 10⁻⁻12 होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है बच्चे। आ रहा है बात समझ में? तो इसको हम लोग Fe को ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिएगा तो Fe को हम लोग फाइनली लिख सकते हैं क्या K Q1 Q2/r², ठीक है d² लिख सकते हैं, d माने हम लोग बच्चे d²। अब इसी को हम लोग देखिए तो K का वैल्यू इतना पुट कर सकते हैं ना, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d², या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या 9 × 10⁹ Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड अब बटे d²। ये तीन फॉर्मूला आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे इसी को तो हम पुट किए, आप ऐसे लिख सकते हैं, आए बात समझ में। और Fe यहाँ पे देखिए बच्चे Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d² के Fe, तो Fe वर्सेस d ग्राफ क्या हो जाएगा, अगर Fe वर्सेस हम लोगों से d ग्राफ कोई पूछ लेगा Fe वर्सेस d ग्राफ, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d² के। आ रहा है बात समझ पे? तो अब देखिए एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, क्या पूछा गया है कि डायमेंशन पूछा गया है K का और एप्सिलॉन नॉट का, किसका K का और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा गया है, तो देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K का क्या होगा यूनिट K का, तो देखिए तो हम लोग K का फॉर्मूला क्या पढ़े थे Fe इज इक्वल टू, तो यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो हम लोग Fe इज इक्वल टू क्या पढ़े K Q1 Q2/d²,
तो इसको लिख सकते हैं क्या, Fe इंटू डी स्क्वायर अब बटे Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डी स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज है। Fe क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कोई भी फोर्स बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी लाइट फोर्स, वो सबका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। अब बटे चार्ज का, तो चार्ज का क्या होगा, कूलम इंटू कूलम, तो इसी को तो हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम का होल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के, तो देखिए तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t माइनस 2 होता है, आया बात समझ में, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का l स्क्वायर हो गया, और चार्ज का होता है a इंटू टी, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखिएगा तो ये हो जाएगा, तो देखिए तो पावर इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 2 है, तो बेस सेम, तो पावर का क्या होगा, एडिशन, तो l पे पावर 3 हो जाएगा, t पे पावर माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पावर पे पावर है, इस पे 1 है, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा पावर का मल्टीप्लिकेशन, a पे पावर 2 और t पे पावर 2, अब ऊपर लेके चले जाते हैं तो क्या होगा, m L3, ये t पे पावर कितना हो जाएगा, 2 पर जाके -4, और a पे पावर -2, ये हो गया इसका डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ k देख लिए बच्चे। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो देखिए डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, पहले तो यूनिट देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट को क्या पढ़ते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट जो होता है पर मीटी, वीटी है इन फ्री स्पेस। आया बात समझ में, क्या है एप्सिलॉन नॉट पर मीटी वीटी इन फ्री स्पेस है, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है, -12 होता है कूलम स्क्वायर। देखिएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, के का अपोजिट होता है, इसी को आप लोग ना अप्रॉक्स 9 इंटू 10 टू द पावर -12 लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो के का। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट बताइएगा, तो बोलिए तो डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए तो इजी नहीं है, देखिएगा तो कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, तो देखिएगा बच्चे कूलम स्क्वायर है, कूलम का क्या बोले, a इंटू क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, आई टी, तो इसका 80 हो गया डायमेंशन, उस पे पावर 2 हो गया, और डिवाइडेड बाय न्यूटन का ml t-2 हो गया, और मीटर का l पे पावर 2 हो गया, तो उस पे पावर, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, तो पावर पे पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो a पे पावर 2, t पे पावर 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे m l पे पावर 3, t पे पावर -2, तो इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा ऊपर जाके, तो m-1, देखिए तो m-1 हो गया, ये l-3 हो गया, l-3 हो गया, और यहाँ पे t पे पावर कितना हो जाएगा 4, और a पे पावर 2, ये हो गया इसका डायमेंशन। आ गया बात समझ में, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ गया समझ में। अब देखिए बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो आप लोग तो पढ़े हैं लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि आप लोग फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, 4 तरह का फोर्स पढ़े होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहे हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, फिर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर बच्चे क्या होता है
फिर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। सबसे वीकेस्ट नेचर में फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, और वो सेंट्रल फोर्स नहीं है बच्चे, ना तो वो सेंट्रल फोर्स है, ना ही कंजर्वेटिव है, और वो ना, और क्या है, वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बच्चे, लॉन्ग रेंज फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, फिर क्या है, सेंट्रल फोर्स है, और ओबे करता है दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ये चीज याद रखिएगा। आया बात समझ में? तो सबसे, अगर आपसे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में पूछेगा कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। आया बात समझ में? और इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। क्यों? तो यहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ फोर्सेस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि Fe का फॉर्मूला क्या देखे हम लोग, तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का हम लोग फॉर्मूला देख लिए, K Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बटे T स्क्वायर, ये था। ठीक है, तो Fe देख लिए। अब देखिए नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर ऑफ फोर्सेस, ये तो हम लोग बच्चे मैग्नीट्यूड का बात किए तब ना। अब फोर्स दिया रहेगा, मान लेते हैं फोर्स निगेटिव दिया रहेगा, मतलब हम बोले Q1 और Q2 ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, दोनों का प्रोडक्ट, या दैट इज कहने का मतलब Q1 और Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है बच्चे। पॉजिटिव का मतलब क्या, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव रहा होगा, या Q1 और Q2 दोनों निगेटिव रहा होगा, तब तो निगेटिव इनटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज क्या हो गया, निगेटिव पॉजिटिव है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कैसा फोर्स है, रिपल्सिव इन नेचर है, रिपल्सिव इन नेचर है। आया बात समझ में, रिपल्सिव इन नेचर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि Q1 और Q2 लेस देन 0 है, लेस देन मतलब कहने का मतलब दैट इज Q1 और Q2 निगेटिव है, मतलब एक मान लेते हैं Q1 पॉजिटिव रहा होगा और Q2 निगेटिव रहा होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव, या Q2 मान लेते हैं Q2 पॉजिटिव रहा होगा, Q1 निगेटिव रहा होगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चे, निगेटिव। तो दैट इज कैसा फोर्स रहा होगा, अट्रैक्टिव। कैसा रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहा होगा। आ रहा है बात समझ में? तो कैसा फोर्स हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहां से पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स में बी, क्या बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है ना। बट क्या, बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव। आया बात समझ में? बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। चलिए हम लोग क्या देखेंगे अभी, हम लोग देखने वाले हैं बच्चे, थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग क्या देखे, दो मास लेते हैं, दो पॉइंट मास, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये m1 है, ये m2 है, और इसके बीच का सेपरेशन बच्चे d है। ठीक है, तो d है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये भी खींचेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हो जाएगा। तो देखिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया क्या, ये बताए थे Gm1 m2 अब बटे d स्क्वायर होता है, जहां पे G क्या है, G बच्चे जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं बच्चे, क्यों बोलते हैं, क्योंकि g जो होता है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वही एप्सिलॉन नॉट यूनिवर्स में कहीं चले जाइएगा इसका वैल्यू फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट में क्या लिखेंगे नोट में कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स, क्या बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट होता है। क्या बोले, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बच्चे वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, मीडियम से, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड क्या होगा बच्चे, आया बात समझ में, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और तब कौन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। और क्या बच्चे, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या करेगा, ओबे करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को, बोथ आर सेंट्रल इन नेचर होगा, बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। मतलब क्या बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सेंट्रल इन नेचर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोले, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। आ रहा है बात समझ में, तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और चलिए हम एक देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में इक्विलिब्रियम कंडीशन में Q/m रेशियो हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपसे बच्चे ये पूछ देगा कि Q/m रेशियो में इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिएगा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो दो प्रोटॉन के लिए क्या, वो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेक्टर है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी वेक्टर है। द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन और हैव नो यूनिट। आ रहा है बात समझ में। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए d डिस्टेंस है, इसका मास m1 m और इसका भी मास m है और इसका चार्ज q है और इसका भी चार्ज q है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर करेगा तो ये F ही हो जाएगा, यहाँ पे भी रिपेल ईच अदर हो जाएगा, ये F ही हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा तो ये Fg हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ये Fg हो जाएगा। आया बात समझ में। व्हेन सिस्टम इज इन क्या है, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम है, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा उसके लिए, देखिए बच्चे तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। आ रहा है बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, K(Q1 Q2), तो KQ into Q, Q स्क्वायर बाय D स्क्वायर बटे क्या होगा, GM स्क्वायर बाय D स्क्वायर। ये हो गया। तो देखिए तो D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, K/G इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q/m रेशियो देखना चाह रहे हैं बच्चे। तो देखिए तो Q स्क्वायर बटे ये कर रहे हैं ऐसे, Q स्क्वायर बाय m स्क्वायर बराबर क्या होगा, G बटे K।
तो इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं Q बाय M का होल स्क्वायर इज इक्वल टू G बाय K। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा Q बाय M रेशियो जो होगा वो रूट ओवर क्या हो जाएगा, G बाय K हो जाएगा, G बाय K हो जाएगा, G बाय K। ये आ गया Q बाय M रेशियो। तो याद रखिएगा Q बाय M रेशियो क्यों पढ़े, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होता है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q बाय M रेशियो के। क्या बोले, डिफ्लेक्शन जो होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द Q बाय M रेशियो। किसके होता है, Q बाय M रेशियो के। जितना ज्यादा Q बाय M रेशियो होगा बच्चे उतना ही ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन होगा।